हेलो नमस्कार राम राम और सलाम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्स स्टडीज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस भी आप लोगों को कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेट से निकल के आता है, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर, यानी बांटना या साझा करना। कम्युनिकेशन स्किल का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो न मैं आपसे मेरी बात कर पाऊंगा, न ही मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा। एक बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसमें एक बिजनेसमैन को, एक व्यक्ति को बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है और बहुत सारी डील वगैरह करना होता है, जिससे वो अपने बिजनेस को अच्छे से समझा पाए। इस कारण से उसके पास भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी होता है। कम्युनिकेशन के बेसिकली 3 मेजर पार्ट होते हैं: ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक। ट्रांसमिटिंग एक नॉर्मल सी प्रोसेस होती है जिसमें कि सेंडर अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी एक मीडियम के थ्रू दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जैसे मैं अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को आपको एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट के थ्रू पहुंचा रहा हूँ। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लिसनिंग, जिसमें कि एक रिसीवर, यानी कि जिसके पास हमने संदेश पहुंचाया है, वो व्यक्ति उस संदेश को, उस मैसेज को ध्यान से सुनता है और उसको समझता है कि उस मैसेज में है क्या। व्यक्ति इस मैसेज को समझने के बाद में हमको उसके लिए फीडबैक देता है कि भाई हमने जो काम किया वो अच्छा है या वो बुरा है। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया, अच्छा बनाया, बुरा बनाया, आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हो। तो फीडबैक सबसे लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, जिसके बाद एक कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है, जिससे हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि हमने जो मैसेज भेजा है उस व्यक्ति तक के, तो उसको मिला या नहीं मिला। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलो वे एक एक करके कम्युनिकेशन साइकिल के पूरे एलिमेंट्स को जान लेते हैं। इस पूरे साइकिल को समझने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का। जैसे व्हाट्सएप में मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया तो मैं हो गया एक सेंडर। उसके बाद में मैंने जो भी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन सेंड की वो कहलाएगी यहाँ पर मैसेज। अब उसके बाद आता है चैनल, मतलब एक मीडियम। जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड किया तो व्हाट्सएप हो जाएगा यहाँ पर एक चैनल। उसके बाद में मैंने आपको मैसेज सेंड किया और मैसेज आपके पास गया तो आप कहलाओगे यहाँ पे रिसीवर। उसके बाद में आप लोग जो मुझको रिप्लाई करोगे वो कहलाएगा फीडबैक। तो हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं, सेंडर वो व्यक्ति रहेगा जो मैसेज सेंड करेगा, मैसेज वो इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपको दूसरे व्यक्ति से प्राप्त होगी। उसके बाद में चैनल एक मीडियम रहेगा जिसके थ्रू आप लोग मैसेज को प्राप्त करोगे। उसके बाद में रिसीवर आप लोग रहोगे जो कि मैसेज को लोगे। उसके बाद में जो फीडबैक रहेगी, जो रिप्लाई हम लोग देंगे, वह कहलाएगा फीडबैक। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम लोग किस किस टाइप से किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। हम लोग किसी को ईमेल लिख सकते हैं, उसके साथ साथ में हम लोग नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क बना सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए सही मेथड को चूज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जरूरी होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है टारगेटेड ऑडियंस, जैसे कि हम लोग किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, इसलिए मैं क्लास 10 से रिलेटेड। सेकेंड फैक्टर होता है कॉस्ट, यानी कि पैसा। जैसे कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाना है तो अगर मैं उसके गांव जाकर ट्रैवल करके बस से उसके गांव जाऊँ तो मुझे ज़्यादा खर्चा आएगा, इसलिए मैं सीधे सीधे उसको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड कर दूंगा, जिससे मुझे खर्च कम आएगा। थर्ड फैक्टर ये होता है कि इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल है तो हम लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू भेजेंगे। अगर इनफॉर्मल है तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रायोरिटी, कि भाई हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम लोग मैसेज भेज रहे हैं तो अगर मैसेज नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा। अगर मैसेज अर्जेंट होता है तो हम लोग फ़ोन कॉल कर देते हैं, अगर ज़्यादा ही अर्जेंट होता है तो हम लोग लोगों से फेस टू फेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग लोगों से बातचीत करने के लिए अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशन को लोगों तक शेयर करने के लिए वर्ड्स का, यानी कि शब्दों का यूज़ करते हैं, जिसमें कि साउंड्स भी इंक्लूड होते हैं, वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, लैंग्वेज, सारे टाइप की लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू, सारी लैंग्वेज और अलग अलग टाइप की भाषाएं, बोलियां सभी चीज़ में इंक्लूड रहती है। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम दूसरे व्यक्ति से फेस टू फेस बात करते हैं और इसमें 2 से ज़्यादा लोग भी शामिल होते हैं। जैसे हम लोग क्लास में दोस्तों के साथ
बातचीत करते हैं तो वो भी एक टाइप का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। सेकेंड टाइप होता है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोगों को खत लिख करके, लेटर्स लिख करके, इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर्स हो गए, ईमेल लिख करके, उसके साथ साथ में रिपोर्ट, नोटिस, मैनुअल, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर वगैरह लिख करके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये टाइप का कहलाएगा रिटन कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोग थोड़े बहुत लोगों का ग्रुप बना करके आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, बातों को शेयर करते रहते हैं। और इसके बाद आता है पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम एक सेमिनार के अंदर जैसे नेता लोग भाषण देते हैं ना, ये सब आ जाएगा पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर। दो टाइप्स को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओरल कम्युनिकेशन को। ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे से फेस टू फेस बात करते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति अपने मुंह से बोलते रहता है, स्पीकिंग करते रहता है, और दूसरा अपने कानों से सुनते रहता है, जिसमें कि दो या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, कंजर्विंग यानी कि बातचीत होती रहती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो एक टाइप का ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ओरल कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, स्पीचेज हो गई, भाषण हो गया, यानी कि प्रेजेंटेशन वगैरह भी ओरल कम्युनिकेशन के एक अच्छे से एग्जाम्पल रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कि हम लोग हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को या फिर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को लिख करके लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये कहलाता है रिटन कम्युनिकेशन। ये लेटर के साथ भी हो सकता है, रिपोर्ट के साथ में, SMS, सोशल मीडिया चैट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग जो मैंने अभी PPT में लिख कर रखा है, जैसे रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, जब आप लोग ये पढ़ोगे तो ये एक टाइप का रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन करने का सबसे आसान और इजी मोड होता है, जिसमें कि हम लोग हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोगों से बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सचेंज कर पाते हैं। ये हमारे समय, हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करता है। और इसमें क्या होता है, जो आगे वाले व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स होता है हमको बहुत ज़्यादा जल्दी मिल पाता है। जैसे कि मैंने मैसेज किया और आप लोग तुरंत रिप्लाई कर दोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्विक रिस्पांस देखने के लिए मिल जाएगा, उसके साथ साथ में इसमें हमारे टाइम की बचत होगी। डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आप लोग जानते हो कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो लिखे गए और बोले गए शब्दों पर निर्भर करता है, जिसमें क्या होता है कई बार एक ही शब्द का मीनिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है, जिससे क्या होता है हम लोग कई बार उस शब्दों को समझ नहीं पाते और कई बार हम लोग गलत शब्दों का भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम दूर दराज बैठे हुए व्यक्तियों से भी बातचीत नहीं कर पाते। इसके साथ साथ में क्या होता है, अगर हम किसी से बात करें, किसी को खत लिख रहे हैं, तो उसे भी हम लोगों की भाषा समझ में आनी चाहिए। जैसे कि भाई कोई कन्नड़ वाला है, हम उसके सामने हिंदी इंग्लिश कुछ बोल रहे, उसको समझ में नहीं आ रही, कोई गोंडी बोल रहा, उसको उर्दू समझ नहीं आ रही, तो इस टाइप से क्या होता है अलग अलग लैंग्वेज सभी को भी समझ में आना चाहिए। मास्टरिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस टाइप से वर्बल कम्युनिकेशन मास्टर्स कर सकते हैं, फिर अच्छे से अपनी बातों को दूसरों के सामने कह सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले हमारे टॉपिक के बारे में अच्छे से सोचना होता है। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक यूर लिसनर्स। और इसके बाद हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपनी बातों को कहे जिससे कि हमारे लिसनर्स को हमारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। राइट और नोट डाउन व्हाट वेयर यू प्लान टू से, और उस सारी चीजों को लिखे जो आप लोग व्यक्तियों के सामने कहना चाहते हैं, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हो सके। सेकंड टॉपिक है हमारे सामने कंसियस एंड क्लियर, कि भाई हम लोगों को हम जो भी कह रहे हैं क्लियरली कहना चाहिए और लाउडली और मॉडरेट स्पीड में, ना तो ज्यादा कम स्पीड में और ना तो ज्यादा हाई स्पीड में हम लोगों को हमारी बात कहना चाहिए। और हम लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन को इस वे में शेयर करना चाहिए कि हम लोग जिस पॉइंट तक हमारी बातों को पहुंचाना चाहते हैं उस पॉइंट तक हमारी बातें पहुंच पाए। एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और थर्ड टॉपिक है हमारे पास में कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और लोगों से आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए और अटेंशन में खड़े रहना चाहिए, और लोगों के साथ में फ्रेंडली होकर बात करना चाहिए कि भाई हम लोग इनको पहले से ही जानते हैं और ये लोग हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है। इस टाइप से कम्युनिकेशन करने से हम लोगों का जो कम्युनिकेशन रहेगा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग हमारे एक्सप्रेशन को, हमारी फीलिंग को, हमारे इन्फॉर्मेशन को बिना लिखे और बिना लोगों से कहे साझा करते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस, आई कॉन्टेक्ट वगैरह। जैसे भाई किसी का चेहरा मुरझाया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि या तो इसकी तबीयत खराब है या तो फिर ये नाराज है। किसी का चेहरा गुस्से में अलग होता है, किसी का चेहरा हंसते हुए अलग होता है। तो इस टाइप से फेशियल एक्सप्रेशन भी बता देते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमारे 55% जो कम्युनिकेशन होता है वह बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स, आई कॉन्टेक्ट के द्वारा ही हो जाता है, और बाकी का बचा हुआ 38% जो कम्युनिकेशन होता है वो वॉइस, टेन
पोजेस यानी रुकने वगैरह से कंप्लीट हो जाता है, और बाकी का बचा वाला 7% जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों से होता है। तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो मेजॉरिटी कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही हो जाता है। जैसे कि भाई हम लोग कहीं दूसरे देश में भी जाए और हम लोगों को वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो हम लोग साइन बोर्ड देख करके समझ जाते हैं, उसके साथ साथ में उन लोगों के इशारों से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस टाइप से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग देख करके चीज़ों को समझते हैं। इसमें ग्राफिक्स का यूज़ होता है, पेंटिंग्स का यूज़ होता है, प्रिंटर्स का, मैगजीन वगैरह का इसके अंदर यूज़ होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनिमेशन हो गई, बुक्स हो गए, प्रिंट हो गया, मैगजीन हो गई, और ये मोबाइल पे जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो जो आपके सामने लिखा हुआ है ये भी एक टाइप का विजुअल कम्युनिकेशन। तो सिंपली ऐसा कहा जा सकता है कि विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, विजिबल रूप से देख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है और इसमें हम लोग सारी चीज़ों को क्लियरिटी से समझ सकते हैं, और ओरल कम्युनिकेशन करते समय अगर विजुअलाइज भी किया जा सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ साथ में जो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है विजुअल के हिसाब से समझना। उसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है, जब हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, पीपीटी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझाना बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, इसमें से पिक्चर्स वगैरह दिए होते हैं जिससे हम लोग समझ तो पाते हैं लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी। और जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उनको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि कई सारी पॉलिसीज वगैरह, रूल्स वगैरह होते हैं जिस कारण से उनको विजुअलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि हम लोग सीधे सीधे एनसीईआरटी का यूज यूट्यूब पे नहीं कर सकते कॉपीराइट इशू के कारण। उसके साथ साथ में कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है जब उसकी पीपीटी वगैरह बनाई जाती है या फिर उसकी जब विजुअलाइज किया जाता है तो कई सारी मिस्टेक्स भी उसके अंदर निकल के आ जाती है। इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज कराने के लिए जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं, चार्ट्स, कार्टून वगैरह बनाई जाती है, उनको बनाना बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, जिससे जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो कॉस्टली बन जाता है। एक अच्छी फीडबैक क्या होती है, इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि फीडबैक क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो फीडबैक होता है वो हमारे कम्युनिकेशन का लास्ट प्रोसेस होता है, जिसमें कि एक रिसीवर को जब मैसेज मिल जाता है तो उसके बाद में वो उस मैसेज के हिसाब से आगे वाले व्यक्ति को फीडबैक देता है, और बिना फीडबैक के हमारे कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं। एक अच्छा फीडबैक होने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। स्पेसिफिक यानी कि स्पष्टता, जो फीडबैक होता है उसके अंदर स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी होना चाहिए। उसके साथ साथ में फीडबैक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी शामिल रहना चाहिए जिससे कि आगे वाले व्यक्ति के अंदर जब सुधार किया जाए तो उसको उस एग्जाम्पल से कुछ सीखने को मिल सके। उसके साथ में टाइमली, समय भी होना चाहिए। जैसे भाई किसी ने आज काम किया तो आप उसको तुरंत फीडबैक दे रहे हो तो अपने काम में सुधार कर सकता है। अगर पता चले आप उसको 1 साल बाद फीडबैक दोगे तो उसका काम तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, वो सुधार नहीं कर पाएगा। उसके बाद में जो आपका फीडबैक होना चाहिए पोलाइट यानी कि विनम्र होना चाहिए। आपकी जो भाषा है उस आगे वाले व्यक्ति को बुरी नहीं लगना चाहिए। जैसे कि भाई आप फीडबैक दे रहे हो कि भाई आपका ये काम गलत है, तो उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग उसको कुछ गलत बोल रहे हैं। उसने अपने आप में सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। फीडबैक शेयर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोगों को फीडबैक के साथ साथ में उस व्यक्ति को सपोर्ट भी देना चाहिए। जिसके हम लोग फीडबैक तो दे रहे हैं कि भाई आपका काम अच्छा नहीं, लेकिन अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उसके काम में सुधार करने के लिए, उसकी बातचीत में सुधार करने के लिए, तो उसके अंदर सुधार नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, हमारे डेली लाइफ में फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए इनको एक एक करके जान लेते हैं। इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग, जो फीडबैक होता है वो इफेक्टिव लिसनिंग को वैलिडेट करता है। जैसे वो व्यक्ति जो हम लोगों को फीडबैक दे रहा है वो हम लोग को कुछ अच्छा, हम लोग कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे काम में सुधार आता है। अगर आप लोग मुझे फीडबैक दोगे तो मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर पाऊंगा, अगर नहीं दोगे तो वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, शायद मेरा चैनल ग्रो भी ना कर पाए। इट मोटिवेट्स, एक अच्छा जो फीडबैक होता है वो लोगों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जैसे कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, अगर हम लोगों को कोई बोलेगा कि आपका काम बहुत अच्छा है तो हम लोग को एप्रिसिएशन मिलेगा, हम लोग एप्रिसिएट होंगे और हम लोग हमारे काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे आप लोग अच्छे कमेंट करोगे कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं एप्रिसिएट होऊंगा और आगे भी अच्छी वीडियो बना पाऊंगा। ऑलवेज देयर, जब भी हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो हम लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता है कि हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई फीडबैक देते ही रहता है। इट बूस्ट्स लर्निंग, जो फीडबैक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमें हमारे गोल की तरफ फोकस करने के लिए, हम लोगों को बेटर प्लान बनाने के लिए। जब भी हम लोगों को फीडबैक देता है तो हम लोगों को उससे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। जैसे हमारे टीचर्स हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ फीडबैक देते रहते हैं, प्लेयर को उनके कोच कुछ ना कुछ फीडबैक देते रहते हैं, जिससे हम लोग को बहुत कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, जैसे जैसे हम लोगों को फीडबैक मिलता है हम लोग सीखते हुए चले जाते हैं, तो सीखने के साथ साथ में हम लोगों की डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है
वो भी बढ़ने लगती है और हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छे आने लगती है। जैसे जब भी एक टीचर एक बच्चे की गलती निकालता है, उसको फीडबैक देता है, तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं सुधार आता है और वो टॉप भी कर सकता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे बैरियर्स यानी कि डिफिकल्टीज या बाधाएं भी आ सकती है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एक टाइप की एनवायरमेंटल और नेचुरल कंडीशन होती है जो कि बैरियर यानी कि बाधा के जैसे वर्क करती है। जब भी जो सेंडर होता है, जब भी रिसीवर को मैसेज सेंड करता है, तो उसके बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि हम लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, या फिर हम लोगों को जो सेंड कर रहा है मैसेज वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिससे हम ना उसकी आवाज़ समझ पाते हैं ना ही उसकी सारे समझ पाते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस हो गई, डिस्ट्रैक्टिंग नॉइज हो गई, और भी बहुत सारे सिमिलर इंटरफेसेस होते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर, जो क्या होता है पूरी तरीके से लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। इसके अंदर जैसे कि दो अलग अलग भाषा को बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनकी भाषा को एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कन्नड़ बोलने वाला तमिल की भाषा नहीं समझ पाता है, एक तमिल वाला संस्कृत नहीं समझ पाता है, एक हिंदी वाला इंग्लिश नहीं समझ पाता है। कुछ हद तक समझ पाते हैं लेकिन पूरी भाषा समझ नहीं पाते, जिससे कई टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लोगों के बीच में कई बार मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाते हैं। जैसे कि कई जो शब्द होते हैं ना, किसी लैंग्वेज में उसका मतलब अच्छा है और किसी लैंग्वेज में उसका जो मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरा होता है। इसके हिसाब से लोगों के बीच में कई बार झगड़े वगैरह भी होने लगते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर क्या होता है, जब भी जो सेंडर होता है रिसीवर को मैसेज भेजता है, तो भाई जो रिसीवर होता है तो उसके पास पूरा का पूरा वो मैसेज नहीं पहुंच पाता है। जैसे भाई मैंने आपको कहा कि आइए पानी पी लीजिए, लेकिन आप तक पहुंचा कि भाई आइए शराब पी लीजिए, तो इस टाइप से जो मैसेज जो भेजा वो मैसेज तो पहुंचा नहीं, दूसरा भी मैसेज पहुंच गया, तो ये टाइप का बैरियर इंटरपर्सनल बैरियर कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हायरार्किकल फॉर्म, हायरार्किकल स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, अपने रूल्स लॉज रेगुलेशन, बड़ी बड़ी बातें होती है, प्रोसीजर होती है, पॉलिसीज होती है, बिहेवियर्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग फ्रीली बात नहीं कर पाते। जैसे कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और मैं वहाँ पे अपने स्टूडेंट के साथ में फ्रीली बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे उनके साथ में एकदम स्टैंडर्ड बात करना पड़ता है कि आप तुम हम, और उनको नहीं मैं फ्रीली पढ़ा पाता हूँ। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते रहते हैं। कल्चरल बैरियर। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे टाइप के कल्चर के लोग रहते हैं। अब इन लोगों का कल्चर, कस्टम, पहनावा सब कुछ अलग अलग होता है। जब दो डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि लोगों का कस्टम कल्चर अलग अलग होता है। कई टाइम में क्या होता है, लोग अलग अलग जो कल्चर के लोगों के लिए अलग अलग स्टेरियोटाइप बना लेते हैं, जिससे लोगों को भाई अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा, तो लोग उनके बारे में गलत गलत धारणा या स्टेरियोटाइप बनाने लगते हैं। जैसे मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती, मैं यही बोलते रहता है कि मैथ्स से गलत, वैसे ही दूसरे लोग ये सोचने लगते हैं कि इनका कल्चर खराब है और इनसे बातचीत करने की हम लोगों को कोई जरूरत है ही नहीं। वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को बहुत सारे वेज दिए गए हैं, तो चलिए इनको जान लेते हैं। फर्स्ट वे है यूज सिंपल लैंग्वेज। हम लोगों को सिंपल भाषा का यूज करना चाहिए। डू नॉट फॉर्म असम्पशन ऑन कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी। हम लोगों को किसी के बारे में भी उसके कल्चर, उसके रिलीजन, उसके जियोग्राफी के बेस पे गलत धारणाएं, गलत स्टेरियोटाइप नहीं बनाने चाहिए। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बात करने की भी कैपेसिटी बनाना होगा। यूज़ विजुअल्स। हम लोगों को विजुअल्स का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जिस व्यक्ति को हम लोगों की भाषा समझ में नहीं आ रही है वो लोग विजुअल्स को देखकर भी समझ पाए। उसके साथ में टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंस इन लैंग्वेज। और हम लोग को ट्रांसलेटर का भी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो आगे वाला व्यक्ति जो दूसरी भाषा बोल रहा है हम लोग भी उसकी भाषा को समझ पाए। उसके बाद में बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन। और हम लोगों सभी लोगों को ओपिनियन का रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा, तभी हम लोग सभी से इफेक्टिव कम्युनिकेट कर पाएंगे। थैंक यू। तो यार चैप्टर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ साथ में मैंने आप लोगों को फीडबैक पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, तो कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर से ज़रूर दें।